हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में मध्यकालीन शिक्षा या कह सकते हैं मेडिवल एजुकेशन के विषय में डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो शैक्षिक धरोहर है, मतलब कहा जाए हम 3 धरोहर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो हमारी 3 शिक्षक व्यवस्थाओं पर आधारित है। सबसे पहले वैदिक काल, उसके बाद हमारा मध्यकाल और उसके बाद ब्रिटिश काल। तो इन तीनों में है मध्यकाल, प्राचीन काल को हमने क्या माना है, 2 भागों में बांट दिया, उसमें बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था और वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था। तो आज हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मध्यकालीन शिक्षा थी वो 2 भागों में बटी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 भाग हैं, पूर्व मुगल काल और मुगल काल। देखिए स्टूडेंट्स, जो पूर्व मुगल काल था, मुगल काल कौन सा था मैं बता दूं। जब हमारे देश में मुगलों का राज हुआ, मुगल में अकबर, खासकर अकबर से ही माना जाता है कि अकबर जो थे मुगल काल में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर काम किया। तो जो मुगल काल था उसमें अकबर ने सबसे ज़्यादा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। अकबर महान, उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। खुद कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत विशेष काम किए और कह सकते हैं कि अकबर ने ही मुगलकालीन शिक्षा को सबसे अच्छा दिशा दी और अकबर ने शिक्षा के लिए रुचि अपनाई। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं अकबर ने शिक्षा के लिए माहौल बनाया, परंतु उससे पूर्व ऐबक वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, और कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश, ये लोग थे। इन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। ये केवल किस पर रहे, धर्म प्रचार पर रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश पहले कैसा धर्म था, सनातन धर्म, सबसे ज़्यादा सनातन धर्म था हमारे देश में। और उस धर्म के बाद बौद्ध काल का युग हुआ। बौद्धिक लोग हमारे देश में रहने लगे और उनका प्रचार प्रसार था। परंतु जैसे हम कहें मुगल काल से पूर्व की बात करें, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली की जो सल्तनत थी वो पहले किसके हाथ में थी, अंतिम रूप से शायद नहीं 100% पृथ्वीराज चौहान के पास थी। पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हराया था। उसके बाद उसने ही मोहम्मद गजनवी ने हराया और उन्होंने ही यहाँ पर मुगल वंश की अपने शासन व्यवस्था लागू करी। पहले के जो लोग थे हमारे देश पर 712 ईस्वी से कहा जाए तो मुस्लिम शासक आक्रमण कर रहे थे और वो आक्रांता थे। वो कौन थे? आक्रांता थे। वो आते थे और भारत को लूटा और वहाँ से सोने चांदी और अपने कहा जाए सोना चांदी लूट कर ले गए और संपत्ति लूट कर ले गए, हाथी वगैरह लूट कर ले गए। परंतु 1192 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना एक कहा जाए सेनापति भारत में नियुक्त कर दिया। वो भारत की राजगद्दी देखता था। उसका नाम, सेनापति का नाम था उसके कुतुबुद्दीन ऐबक।
ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बन गया तो उसे शिक्षा के बारे में भी सोचना था, प्रजा के बारे में भी सोचना था। उन्होंने अपने यहाँ बिल्कुल धर्म प्रचार और धर्म प्रचार के साथ उसमें जो व्यवस्थाएं मुस्लिम कंट्रीज में होती थी उसी तरीके से लागू करी कि महिलाएं नहीं पढ़ेंगी और ये मतलब महिलाएं नहीं पढ़ेंगी और कम लोग कम शिक्षित रहेंगे, सबको लड़ाई का ज्ञान जाना देना, सैन्य शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया, बाकी कोई वैसी शिक्षा पर बल नहीं दिया। परंतु उसके बाद मुगल वंश आया। मुगल वंश में भी केवल मोहम्मद कहा जाए अकबर महान ने ही इस शिक्षा के लिए रुचि ली और यही कहा जा सकता है कि मुस्लिम काल में अकबर के काल को शिक्षा का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। भारतवर्ष में मुसलमानों ने की विजय इस्लामिक शिक्षा के उस तरीके से विकसित की गई जिसमें हमारी संस्कृतियां कमजोर होती गई और उनकी संस्कृतियां बढ़ती चली गई। ठीक, मगर हमारे यहाँ देखा जाता है मुस्लिम शासक जो होते हैं उन्होंने भी शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें शिक्षा का महत्व पता चल गया, शिक्षा क्या मायने रखती है, तो उनके शिक्षकों शासक ने कहा है, कुछ शासकों ने कहा है, दान में सोना देने की अपेक्षा बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ये उनके मुस्लिम शासकों ने कहा जब उन्हें शिक्षा का महत्व सही से समझ में आया। तो ये तो एक तरीके से कहा जाए एक हिस्ट्री हो गई। अब हम बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों की। भाई ये क्या है मुस्लिम शिक्षा की, भाई उद्देश्य क्या थे। हम पहले आज उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे और कल इनकी शिक्षा विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले की बात करें तो मुस्लिम काल की जो उद्देश्य थे या मध्यकालीन या इस्लामिक शिक्षा के उद्देश्य, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, एम्स of medieval period education system। क्लियर, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्या वो करते हैं, ये कहते हैं इस्लाम का प्रचार करना है। इनकी जो शिक्षा का उद्देश्य था वो क्या था, इस्लाम का प्रचार, स्प्रेड ऑफ इस्लाम। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मध्यकाल में मुस्लिम लोगों ने हमारे ऊपर शासन कर लिया तो हमारे देश में सब अधिकतर लोग सनातन धर्म के थे और सनातन धर्म को के कारण यहाँ पर उनका जो राजतंत्र था वो खराब चल रहा था या अच्छे तरीके से राज्य नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर उन्हें क्या करना शुरू कर दिया, धर्म हस्तांतरण करना, धर्म को हस्तांतरण करना शुरू कर दिया, मतलब कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। और अपनी शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा वो इस्लामिक लोगों को सुख सुविधाएं देते थे और मुस्लिम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वो इस्लाम शिक्षा का प्रचार करते थे कि जिससे उनके धर्म से लोग जुड़े। क्लियर, एक मान कह सकते हैं हम कि मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लोग होते हैं या मुसलमान होते हैं, मुसलमान अपने धर्म का प्रसार करना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। वो सब लोग इसे कर्तव्य मानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के आधार पर क्या किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया, ज्ञान का प्रसार या प्रचार।
स्प्रेड ऑफ लर्निंग, कह सकते हैं स्प्रेड ऑफ इस्लाम। क्लियर? तो ये ज्ञान का प्रसार हो गया। भाई इनका भी क्या था, मुस्लिम शिक्षा का प्रथम उद्देश्य, कह सकते हैं प्रथम उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुयायियों का ज्ञान प्रसार करना था, यानी कि ज्ञान को बढ़ाना। ठीक, उसके बाद आया था हमारा थर्ड, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना। संस्कृति का प्रसार, स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कल्चर। जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम शासकों ने मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार में विशेष रुचि ली। इसमें एकमात्र कारण ये था कि वे भारत में दूसरे देश से आए और हिंदुओं की संस्कृति से उनकी संस्कृति भिन्न प्रकार की थी, दोनों में अधिक विषमताएं थीं, अतः उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना चाहा, जिससे वो अच्छी तरीके से उन पर राज्य कर सकें, उन्हें अपने अनुयायी बना सकें। उसके बाद आ जाती है धार्मिक समावेश। जैसा कि आप जानते हैं जब हमारे यहाँ मुस्लिम लोग आए मध्यकाल में, तो वो उनके साथ हमारा धर्म, चाहे वो क्रिश्चियन का धर्म था या जैसा हमसे क्रिश्चियन लोग आए थे इस्लाम के साथ साथ, तो उनका भी धर्म अलग था, पूजा करने का ढंग या रहन सहन का ढंग, और हमारा तब पूरी तरह से ही अलग था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी शिक्षा में धार्मिकता का प्रवेश कर लिया, जिसमें से उन्होंने मक्ता और मदरसे का विकास किया। शिक्षा में इन दोनों चीजों का यूज किया, मक्तब व मदरसों। स्टूडेंट मैं इन दोनों वर्डों का अलग से अर्थ समझाऊंगा, परंतु यहाँ नहीं। देखो मक्तब में छोटे में बता दूं, जैसे हम कहते हैं जब सभी बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस में मस्जिद होती है, मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद में सुना होगा मक्तब और मदरसा। प्राथमिक शिक्षा के लिए मदरसा है और थोड़ी उच्च शिक्षा के लिए थोड़ी उच्च शिक्षा मदरसे होते हैं। ठीक, और उनका जो मेन बल था वो नैतिक शिक्षा पर था, नैतिकता पर विशेष बल। मुस्लिम लोग जो होते थे नैतिकता पे बात ज़्यादा करते हैं, जैसे उनके नाम में ही मुसलमान है, तो मुसलमान का अर्थ जो है बहुत अच्छा है, मतलब कहा जाए जो अपनी ईमान पर टिका हुआ है उस व्यक्ति को मुसलमान कहते हैं। नैतिक शिक्षा पर बल, तो उन्होंने क्या कहा कि ईमानदारी और अच्छी दूसरों को नेकी करना, दूसरों को भोजन देना, इस चीज़ पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और कहा जाए तो हर शिक्षा में चरित्र निर्माण की बात कहते हैं। कोई भी धर्म या कोई भी शिक्षा चरित्र निर्माण को नहीं नकार सकती, परंतु ये वास्तविकता में कितना सच है ये जान लेते हैं कि भाई मुस्लिम धर्म में चरित्र निर्माण पर विशेष अधिक ध्यान बल दिया गया है। मोहम्मद साहब ने चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि जो चरित्रहीन प्राणी हैं वो कभी भी ईश्वर या अल्लाह को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ये उनके उद्देश्य हो गए।